नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है और बीजेपी की पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों की आ चुकी है। लेकिन कुछ पत्रकारों को ये लगता है कि ये लिस्ट उनके लिए खतरनाक हो सकती है और मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं। अविनाश जी मेरे साथ हैं। सर, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है? ये तो मुझे तो लगता ही है, क्योंकि जब ये लिस्ट मैंने देखी और जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया गया, कहाँ कहाँ से उनको लेके आया गया, मतलब लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी को भी लगने लगा है। अब ये भरोसा बीजेपी को भी हो गया है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो भरोसा होता है, विश्वास होता है एक चुनाव लड़ने का और जीतने का, वो इस पहली लिस्ट में दिख रहा है कि वो बीजेपी में नहीं बचा है। तो इससे मुझे लगता है कि बीजेपी जा रही। लेकिन देखो, दर्शकों को फैक्ट के साथ बातें करेंगे तो पॉइंट रखे कुछ ना कुछ। जी देखो, बीजेपी की खासियत क्या रही है, बीजेपी किन मुद्दों पे बात करती है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, बीजेपी की बूथ लेवल तक जो पहुंच है, उनका जो समन्वय है वो गजब का है, उनमें बहुत तालमेल है। बीजेपी जिस भी हालत में रही हो, बेशक उसकी 2 सीट कभी रही हो, तो भी आत्मविश्वास से भरपूर रही है। ये बीजेपी की खासियत है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी कांग्रेस पे एक आरोप लगाती है कि उनका जो हाई कमान है वो बहुत बोदा है, वो फैसला नहीं ले सकते, और वो दब के और नेताओं से डर के वो फैसले लेते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे अब बीजेपी की ये जो 67 सीटें आई हैं, इनमें मैं आपको एक एक करके सारी चीज गिना सकता हूं कि किस तरह से जो परिवारवाद है वो बीजेपी की नस नस में घुस गया है। अब बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो परिवारवाद पे बात करे। जब वो राव इंद्रजीत को लोकसभा की टिकट देते हैं और वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं और उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनकी बेटी को टिकट दी जाती है विधानसभा के लिए, तो परिवारवाद और क्या होता है। किरण चौधरी जो कांग्रेस से अभी अभी आई हैं, उनको आपने राज्यसभा में भेज दिया और उसके बाद उनकी बेटी को आप विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, तो परिवारवाद और क्या है। कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी में आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, और उनके बेटे को तुरंत आपने विधायक बना दिया, उनको वो दे दिया। इस बार फिर उनको दिया है, उनको केंद्रीय जो स्टेट की कमेटी है, कुलदीप बिश्नोई को उसमें रखा, संगठन में रखा और बेटे को चुनावी राजनीति में उतार दिया। ये कितने ही उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि जिस परिवारवाद की बीजेपी आलोचना करती रही है, जिसका आरोप कांग्रेस पे लगाती रही है, वो परिवारवाद बीजेपी में बहुत गहरे में घुसा हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो हरियाणा के लोगों को पहचान गए हो कि कांग्रेस अगर ऐसे टिकट देते हैं तो हम भी ऐसे टिकट दे दें, और आरोप तो चलते रहेंगे। ये भी तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप इसको उनका नेगेटिव पॉइंट क्यों मान रहे हैं? नहीं, नेगेटिव पॉइंट इसलिए मान रहे हैं कि जो बीजेपी किसकी बात करती है, चाल चरित्र की बात करती है, मूल्यों की बात करती है, नियत की बात करती है। तो इसमें नियत साफ दिख रही है ना, मतलब और क्या देखना होता है लोगों को। आपकी नियत दिख गई है कि आप किस नियत से दे रहे हैं, आपका चरित्र क्या है। फिर आपको कैरेक्टर पे बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ना। फिर तो आप भी वही हो, वो भी वही है, तो फिर आपको कोई क्यों चुने। आप 10 साल रह लिए ना, जब आप भी वही हो और वो भी वही है, फिर आपने 10 साल रह लिया। वो 10 साल रहे थे, लोगों ने हटा दिया था, आप 10 साल रहे हैं, अब लोग आपको हटा रहे हैं, हो गई। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि इस समय इस लिस्ट से दिखाई देता है कि 90 विधानसभा सीट हैं, 10 साल का राज है। इससे पहले भी मतलब उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बीजेपी के हरियाणा में, सत्ता में बहुत बार रही है, चौधरी बंसीलाल के साथ रहे हैं, चौधरी देवीलाल के साथ रहे हैं, और अब तो 10 साल से तो इंडिपेंडेंट सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके बावजूद आपके पास 90 ऐसे नेता नहीं है आप जिनको टिकट दे सकें। आपको वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर से आयात करने पड़ते हैं। अब मैं आपको आप देखिए, राम कुमार गौतम सफेदों से उनको टिकट दिया, जेजेपी से आए हैं अभी 4 दिन पहले।
देवेंद्र बबली टोहाना से है, उनको टिकट दी है, जेजेपी से आए हैं। कांग्रेस की दिल्ली पे बैठे रहे कितने दिन, उनको कांग्रेस ने घास नहीं डाली, बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया है। जबकि ये पता है कि उनके खिलाफ एक माहौल है उस जगह पे, फिर भी बीजेपी के पास क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो 10 साल में क्या कोई नेता नहीं बना पाए? क्या 10 साल में कोई नेता नहीं बना पाए? पवन खरखोदा अभी अभी आए हैं, अनूप धानक मिनिस्टर है, उनके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक नेता के खिलाफ है। वो अपने कोई विकास काम, कोई बड़ा काम ऐसे आपने हल्के में नहीं करवा पाए, लोगों में विरोध है। आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं, आपको उधार लेना पड़ा है। निखिल मदान सोनीपत से, आप देखिए कि आपके कैडर के लोग, आपके कैबिनेट मिनिस्टर तक के रहे हुए लोग आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसको मनाना पड़ रहा है। कविता जैन तो आज रोई हैं कैमरे के सामने आकर। वो रोई है और वो पार्टी छोड़ने की बिल्कुल तैयारी में है। हाईकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है बात करने के लिए, उनको किसी तरह से समझाया जाए। शक्ति रानी शर्मा कालका से, उनको टिकट दी गई है। उनके बेटे को आपने राज्यसभा में पहुंचवाया था, है। आप ये देखो कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है। संजय कबलाना एक दिन पहले आए हैं, और आप उनको जेजेपी से आए हैं। रणधीर पनिहार हैं नलवा से, श्याम सिंह राणा रादौर से, श्रुति चौधरी तोशाम से, राजेंद्र देसु जोधा है कालावाली से, दीपक निवास हुड्डा अभी कांग्रेस से आए हैं तो कुछ दिन पहले। मतलब आपके पास योग्य उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है। आपको दूसरे दलों से लेने पड़ रही हैं, उनको तोड़ना पड़ रहा है। तो ये दिखता है, ये ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। बिल्कुल। और मैं कोट करना चाहूंगा एक बात, मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता किन्होंने कहा था, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ। और वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप चाहे बीजेपी कर लो चाहे कर लो, हैं तो कांग्रेस से ही। है तो कांग्रेस से ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आप देखो केंद्र में भी जो एमपी जीत के गए हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। 150 के करीब, 125 के करीब ऐसे एमपी हैं, और उनमें से बहुत सारे मिनिस्टर हैं तो जो कांग्रेस से गए हैं। तो अब ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। तो इसीलिए मतलब हम पहले कहते थे कि हरियाणा की बात कर रहे हैं, कि एक और बात है कैडर की बात हम कर रहे हैं। आपने उन लोगों को टिकट दी जो एक दिन पहले आए, और उस विधानसभा में, उस हलके में बीजेपी के, आरएसएस के, आपके कैडर के कार्यकर्ता कितने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, जो दरिया बिछा रहे हैं, मतलब वो जिंदगी भर दरी बिछाएंगे क्या? आप बाहर से लेके आओगे, पैराशूट से लेके आओगे, उनको उतारोगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी? उन कार्यकर्ताओं का दर्द अगर पार्टी नहीं समझती तो आप कैसी कैडर बेस्ड पार्टी हो? तो और ये दर्द अभी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो रो रहे हैं कैमरे के सामने कि हमने इसको खून पसीने से सींचा, इस पार्टी को है, और इस उम्मीद में है कि पार्टी हमें भी कभी मौका देगी। मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50 हजार वोट जो लेके आए हैं किसी चुनाव में, लेकिन उसके बाद कोई नया चेहरा आता है, आप उसकी बलि चढ़ा देते हो। तो ये जो कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाने का काम जो बीजेपी इस समय पे कर रही है, वो बीजेपी के नुकसान में ही जा रहा है। मतलब उससे जीतने की कोई आप उम्मीद मत लगाइए। वो कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, बड़ी भगदड़ मची है, इस्तीफे दे दे के भाग रहे हैं। कुछ ने घोषणा कर दिया है, बच्चन सिंह आर्य ने घोषणा कर दी 7 तारीख को वो अपना पर्चा भरेंगे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन विरोध करेंगे। अभी जो रेवाड़ी में बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्मण राव को टिकट देने से, राव इंद्रजीत के खेमे के बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे। और सावित्री जिंदल का भी बयान सामने आया है अभी मीडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई आधिकारिक तौर पर, लेकिन आ रहा है कि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, जबकि नवीन जिंदल सांसद हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता जिनको बीजेपी अभी लेके आई है, और जो बहुत निष्ठावान उनके जो कार्यकर्ता, उनकी अनदेखी करके लेके आई है। तो मैंने 3 तरह के उसमें बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे,
बहुत बड़ा डेंट डालेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रत्याशियों को समर्थन देंगे, अंदर ही अंदर विरोध करेंगे। तीसरी तरह के लोग जो बहुत ही नेक दिल, शरीफ और अच्छे आपके कैडर के कार्यकर्ता हैं, वो अपने घर बैठ जाएंगे। तो जिन कार्यकर्ताओं के दम पे बीजेपी बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक की योजना बनाती थी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर को घर से निकाल के लाती थी, वो कार्यकर्ता अगर नहीं होंगे तो बीजेपी नहीं है। बिल्कुल अविनाश जी, 2 पॉइंट और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, पहले फिर और चर्चा करेंगे। एक तो सीएम साहब की जो सीट है वो मतलब 4 महीने पहले करनाल से जीते और अब करनाल से नहीं उतार रहे हैं, उनको लाडवा से लड़ेंगे। दूसरा, पार्टी का जिस कैडर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी जिसको गर्व के साथ अब बताता हमारा कैडर है और कांग्रेस के पास कोई कैडर भी नहीं है, उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, दोनों ही चीजें हैं। देखिए, जिसको डर कहते हैं ना, भय, आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप एक सीट से बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के आए हो, करनाल की सीट है, और आपकी पार्टी इतनी डरी हुई है कि एक सीएम फेस को वहां से उतारने से घबरा रही है। क्या है, क्या खतरा है, किससे खतरा है? कांग्रेस से तो है नहीं, उसको तो हरा के अभी आपने 3 महीने पहले सीट जीती है। फिर किससे खतरा है? कार्यकर्ताओं से खतरा है या जनता से खतरा है? मतलब वो अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, और उसमें भी तालमेल की जो मैंने बात की, वो कह रहे हैं मैं करनाल से लड़ूंगा, अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये लाडवा से लड़ेंगे, लाडवा फाइनल हो जाती है, सीएम साहब को पता ही नहीं है। मतलब इतने बड़े नेता को, तो वो जो विज के साथ हुआ, जिस समय पे मनोहर लाल खट्टर को बदला गया और नवाब को लेके आए गए, तो उस समय खट्टर साहब ने भी यही कहा था कि मैं वहीं बैठा हूं और मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो वर्तमान सीएम के साथ भी यही हो गया। अच्छा, कहां से चल रही है अविनाश जी फिर ये बातें? कौन हैंडल कर रहा है अब इस बीजेपी को? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में गुटबाजी थी, वो गुटबाजी अब बीजेपी में है। वो अलग अलग गुट बन गए हैं और वो एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में वो पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। और वही स्थिति, ये बताऊं एक और चीज जो सबसे बड़ी बात है, मतलब बीजेपी जो एक और चीज कहती थी कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है बहुत मजबूत है, मानसिक तौर पे भी, वैचारिक तौर पे भी, मूल्यों के तौर पे भी। वो शीर्ष नेतृत्व इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत दबाव में है। मतलब जिस तरह से आपकी बादशाहपुर की सीट फाइनल हुई है, आप क्या मानते हैं? मतलब एक नेता सरेआम रैली करके ये धमकी देता है कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट ले आऊंगा लेकिन चुनाव लड़ूंगा। रात को उसको बुलाया जाता है, अमित शाह के साथ मीटिंग करवाई जाती है, और वो टिकट लेके, आपकी टिकट फाइनल नहीं हुई है, उसके घर में पटाखे फूट रहे हैं। तो ऐसा कभी बीजेपी में देखा नहीं हमने। राव इंद्रजीत पिछले 2 टर्म से अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाने के लिए, उसको टिकट देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। अहिरवाल में राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनका कंपटीशन में उनके नहीं है, और बीजेपी उनके कंधों पे है इस समय पे वहां पे। उसके बावजूद 2 टर्म आपने उनकी बेटी को टिकट नहीं दी। इस बार उन्होंने कहा मैं बेटी के लिए टिकट मांगूंगा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। और आपने कहा कि नहीं, उनका नाम तो भेजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं भेजूंगा, वो खुद करेगी ट्राई, जो भी करेगी, मैं नहीं भेजूंगा। और आपने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये जो डर है, मुझे लगता है कि वो जो राहुल ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो लोकसभा चुनाव का जो नतीजे हैं, ये दूरगामी नतीजे होंगे, और ये जो बीजेपी की अकड़ है, उस जो हेकड़ी है, उसको निकालने वाले होंगे। तो ये आपको दिख रहा है। इससे पहले कुछ फैसले जो बीजेपी ने लिए, किए और फिर वापस किए, बैकफुट पे आए।
अब ये लगता है कि बीजेपी को बहुत फूंक फूंक के अपने कदम रखने पड़ रहे हैं, और हरियाणा के चुनाव में ये साफ दिखाई दे रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है जितना आप दिखा रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें यह भी बात आ सकती है कि जो हम कह रहे थे कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरवाएगी, तो इस बार तो भाजपा भी भाजपा को हरवाएगी। अब मैं आपको 10-12 सीट ऐसी बता सकता हूं, और आप देखेंगे आगे जब कांग्रेस के, वैसे तो असली बात तो उसी दिन हो पाएगी जिस दिन दूसरी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे। मतलब कांग्रेस जब अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी तो कौन आमने सामने है, इससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी हम ये देखें कि विद इन बीजेपी जो हालत है, वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। इवन कमल गुप्ता चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। आपने जो भी बाहर से उधार लिए हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने की हालत में नहीं है, वो हारेंगे। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती हैं, कैसे, मतलब हरियाणा में क्या होने जा रहा है, कुछ अनुमान? देखो, अनुमान तो लगाना इस समय पे कोई जल्दबाजी है और कोई बहुत बेहतर बात भी नहीं है। वो एक तरफा सा भी लगता है कि आप मन बना के बैठे हैं। लेकिन मतलब अगर ऐसा सीटों के हिसाब से, जो सर्वे हैं उनके हिसाब से, जो व्यक्तिगत संपर्क है उनसे बात करके जो लगता है, वो ये लगता है कि मतलब 25 सीट के आसपास बीजेपी की क्लियर सीटें हैं। उसके बाद जो चीजें हैं उनमें बहुत टक्कर है, और वो अगले उस पे डिपेंड करती है कि सामने वाला कौन होगा और क्या इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान हो जाएगा, तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन इस समय पे 20-22 सीटें हम कह सकते हैं कि वो ऐसी लगती हैं कि वहां से बीजेपी आ रही है, आ सकती है, और बाकी सीटों पे फिर हाँ। अविनाश जी, क्या कांग्रेस कितनी संभल कर अब की बार मतलब टिकटें बांटेगी, या वो जो परिवारवाद वाला है वो हैवी होगा, जो मतलब जितने भी आरोप लगते आए हैं, या संभल के कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि यहाँ से इनको सीट मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, तो क्या कांग्रेस अब की बार संभल के कर रही है सारी चीजें? देखो, मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा परिपक्व हुई है अपने फैसले लेने में। उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो ज्यादा मजबूत हुआ है वैचारिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत फूक फूक के कदम रख रही है और बहुत ही सोच समझ के जो टिकटों का वितरण होगा ऐसा लगता है। बाकी तो जो होगा वो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो इस बार जो संदेश दिया गया है, जो कांग्रेस के बड़े नेता इस समय पे हरियाणा में हैं, उन लोगों को एक हाईकमान की तरफ से संदेश है कि ये जो आपकी जो ये होता था कि गुटों में टिकटें बंटती थी, कि टेंडर छूटता था कि इतनी सीटें भूपेंद्र हुड्डा की, इतनी सीटें कांग्रेस शैलजा की, इतनी सीटें रणदीप चौटाला की, इतनी सीटें अजय यादव की, इतनी सीटें किरण चौधरी की। वो नहीं होगा, सर्वे के आधार पे होगा। और सर्वे भी 5 तरह से हो रहा है, 5 सर्वे हो रहे हैं। उन सर्वों का मिलान और उस सर्वे के आधार पे किसी भी गुट का कोई भी नेता है, अगर वो जीतने की स्थिति पे है तो उसको टिकट दी जाएगी। ये एक संदेश दिया गया है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि एक गुट के अगर कुछ जगह ऐसी आती हैं, अभी भी जैसे कांग्रेस ने 22 विधायकों समेत 34 लोगों के ये ऐलान किया है कि उनकी टिकटें फाइनल हो गई हैं। हालांकि मीडिया में नहीं आई हैं, उनको फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन दिखता है कि वो कौन लोग होंगे। अविनाश जी, क्या एक बात और चली हुई है कि कुमारी शैलजा भी जो है सीएम फेस हो सकती हैं। क्या लगता है कि ऐसी भी कुछ होंगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, तो क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और कुमारी शैलजा कोई आज की नेता नहीं है। कुमारी शैलजा बहुत पुरानी नेता है कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। वो महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं रही हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पे
केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पे, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बढ़िया है। और बहुत सारा हलके हैं जिनमें वो प्रभाव रखती हैं। और एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रही हैं, हाईकमान के, गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं। तो ये सपना देखने से कौन रोक सकता है? ये सपना तो देखा ही जा सकता है कि कोई एक आदमी सपना देखे, वो ऐसी बात नहीं है, वो सपना देख सकती हैं। अब वो सपना पूरा कैसे होगा, वो होगा विधायकों से और हाईकमान की इच्छा से। अब कांग्रेस की सीट कितनी आती है, उन सीटों पे जो विधायक जीत के आते हैं उनमें उनके पक्ष में जाने वाले कितने लोग होते हैं, और उस समय पे कांग्रेस पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी स्थिति क्या होती है, वो किसको अपने ज्यादा करीब पाता है, नजदीक पाता है, किसको फेवरेबल देखता है। कांग्रेस के विधायक, मैक्सिमम विधायक ऐसे होंगे, अगर कांग्रेस हाईकमान ये कहेगी कि फला आदमी को सीएम बनना है, तो उनमें से बहुत कम होंगे जो इस बात पे रिजिड होंगे, नहीं हम तो फला नेता के ही पीछे रहेंगे। वो दूसरे नेता के पीछे भी जा सकते हैं। ऐसा हुआ है कांग्रेस में। भूपेंद्र हुड्डा जिस समय पे सीएम बने उस समय पे विधायकों का बहुमत चौधरी भजनलाल के साथ था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने तय किया कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। वो विधायक भी नहीं थे, वो एमपी थे। तो एमपी रहते हुए कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस समय पे दीपेंद्र हुड्डा भी एमपी हैं, शैलजा भी एमपी हैं। तो इसकी भी कोई बात नहीं है कि शैलजा को चुनाव लड़ना पड़े। और अभी हम अगर सोशल मीडिया उठा के देखें तो एक कैंपेन उनकी तरफ से भी चल रहा है, उनके समर्थकों की तरफ से। नेता कभी अपनी तरफ से कैंपेन नहीं चलाते हैं, समर्थकों के कैंपेन चलते हैं कि शैलजा को नेतृत्व इस समय सौंपा जाए। तो ऐसी सदिच्छा हो सकती है, उम्मीद हो सकती है, एक सपना हो सकता है। वो सबको हक है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी है, वो शैलजा जी को भी है, वो दूसरे नेताओं को है, और ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को भी है। और इवन मतलब आप ये बात करें, इन लोगों के नेताओं को भी है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अविनाश जी, और जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के आंसू उसमें भी निकलेंगे, क्योंकि मतलब वही चीजें होती थी कि कांग्रेस में तो है ही, होना ही है, क्योंकि इतने लोगों ने आवेदन किया है तो ऐसा होना उसमें। और बीजेपी की भी जो लिस्ट अभी तो 67 की आई है, 23 और बाकी हैं। 23 पर क्या होता है, कब तक वो भी लिस्ट आएगी। और कांग्रेस की जैसे ही पहली लिस्ट आती है तब भी बहुत सारे समीकरण और सारी चीजें होंगी। हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इसी तरह से उस लिस्ट की चीरफाड़ करेंगे और इसी तरह से बात करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। ये हमने लिस्ट पर बात की कि इस लिस्ट से हमें क्यों ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वो मतलब जो है ना कि कांग्रेस, ये बीजेपी बौद्धी पार्टी सी अभी थोड़ी लगने लगी और उस तरफ अपर हैंड लग रहा है। लेकिन देखो, चुनाव अभी है, पूरा महीना है, आज 5 तारीख है और अगली 5 को पूरा एक महीना है, वोटिंग होनी है और जनता डिसाइड करेगी कि किसको सिर पे बिठाएगी और किसको बस गिरा के अकड़ जो है वो निकाल देनी है। और हरियाणा में तो खासकर अविनाश जी कहावत है कि यहाँ जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए चुनाव होते हैं। बिल्कुल। और धन्यवाद अविनाश जी, आप जुड़े और हमने इस पर बात की। तो दोस्तों, ये थी पूरी लिस्ट की चीरफाड़, पोस्टमार्टम इस लिस्ट का कि क्या क्या इस लिस्ट में हुआ, हमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण लगी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप किस विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें। मेरा नाम है सनी कौशिक, कैमरे के पीछे हैं साहिल। राम राम। झलको